हेलो एवरीवन। साथियों, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्यूरिस गाइडेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी मुलाकात एक लंबे समय के बाद हो रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिन कारणों में अभी जाना हमारे लिए कहीं से भी यूज़फुल नहीं है। अभी जैसे कि आपका बिहार एपीओ का एग्ज़ाम है 15 जुलाई को। बिहार एपीओ का एग्ज़ाम 15 जुलाई को है। उसके बाद बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम आपका 26 जुलाई को है। उसके बाद कुछ लोगों ने लोअर पीसीएस का फॉर्म डाला होगा यूपी में, जिसका मेंस है 23 अगस्त को। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। इसकी ऑथेंटिसिटी आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगी, जो लोग रेगुलर मुझसे पीडीएफ ले रहे हैं या जो लोग रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। इससे पहले कि जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए थे, यूपी एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी एपीओ का मेंस अभी हुआ था, उन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जिन लोगों ने मेरा पीडीएफ ले रखा है या जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छे से मालूम है कि यहाँ से क्वेश्चंस लगातार उन्हें मिलते रहे हैं। अभी क्योंकि आपको 15 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे हैं जो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाए थे। उनका भी यूपी में मेंस था एपीओ का, तो उनकी तैयारी उस स्तर पे नहीं हो पाई। तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि एक वीडियो बना दिया जाए, इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। तो अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो मैं भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब आप अपने टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे @UP जुडिशरी एपीओ, इतना आप लिख के सर्च करेंगे तो आपके टेलीग्राम पे एक यूपी बिहार जुडिशरी एपीओ नोट्स करके, और ऊपर उस पर जो प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी उसमें ज्यूरिस गाइडेंस लीगल परफेक्शन लिखा होगा। आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अभी लगभग इस समय 7160 के आसपास मेंबर्स हैं। तो आप इतनी चीज़ें चेक कर लेंगे तो निश्चित है कि आप उस ग्रुप में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे आपको सारे प्रूफ्स देखने को मिल जाएंगे। जो जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अगले दिन ही किस पीडीएफ के किस पेज नंबर से, किस मंथ की पीडीएफ से क्वेश्चन आया, उसका पेज नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं। ये इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी था ताकि जो बच्चे अभी मेरी क्लास कंटिन्यू देखेंगे उन्हें कम से कम ये पता हो कि आप एक ऑथेंटिक लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे में आप देखिए कि यूट्यूब पे तमाम क्लासेस, तमाम कंटेंट्स पड़े हुए हैं, उसमें से ये डिसाइड करना कि कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट ठीक नहीं है, ये तय कर पाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो गया है। तो इसी के साथ चलिए अपना लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, हाँ, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स हैं इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, ये जो मैंने आपको टेलीग्राम का ये लिंक दिया है यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज करके 8874404109, यहाँ से आपको हिंदी का नोट चाहिए होगा तो हिंदी का मिल जाएगा, इंग्लिश का चाहिए होगा तो इंग्लिश का मिल जाएगा, और इसका अगर आप डिटेल्ड नोट्स चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। आपको इस नंबर पे मैसेज करके ये चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर इस नंबर पे मैसेज करने के बाद इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आता है तो आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, 9453119937। ठीक है, तो आपके पास पीडीएफ रहेगी तो आपके लिए आसान होगा। बाकी लैंग्वेज कोई इतना बड़ा बैरियर नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे सेम ही होते हैं, और यहाँ पे आपको चीज़ें उस तरीके से बता दी जाएंगी कि आपको बहुत समस्या नहीं होगी। ये इस लेक्चर में मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूँ। अगले लेक्चर से हम लोग सीधे सीधे पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। हम लोग इन सारी बातों को बहुत ही कम समय में करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में समय बहुत कम है। इसलिए अब चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, और आखिरी तक मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस पीडीएफ में जितने भी फैक्ट हैं आपको सारे के सारे याद होंगे।
चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2025 पेश किया गया। इसमें किस बोर्ड के गठन का प्रोविज़न है? तो इसमें नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। अब ये क्या करेगा राष्ट्रीय खेल बोर्ड? देखिए आपका प्रश्न इतना ही आएगा, ऐसे ही आपका प्रश्न आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होगा कि आप स्पोर्ट्स में देख रहे होंगे कि आए दिन आपको कोई ना कोई डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं। कभी डोपिंग को लेकर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, तो कभी किसी के साथ शोषण हो जाता है, वैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कभी कभी हमें सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को मिलता है। और आपने आर्टिकल 12 में वो भी पढ़ा होगा, बीसीसीआई वाला केस भी पढ़ा होगा। तो अब वो सारी की सारे जितने भी मतलब वो हैं, वो सारे इसी राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इससे खिलाड़ियों को डोपिंग से दूर रखने के लिए और खेलों के बेहतर प्रबंधन के लिए इस बोर्ड का वो किया गया है। ठीक है, ये प्रोविज़न उसमें डाला गया है इस विधेयक में। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं कि कितने सांसदों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कमेटीज़ यानी समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये टोटल 17 लोगों को। अब इसको याद कैसे रखा जाए? देखिए पार्लियामेंट, जब भी आप मतलब ऐसा कुछ देखते होंगे पार्लियामेंट में, तो आपको लोग एक साथ दिखते होंगे, है ना, ऐसे 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 लाइन से बैठे रहते होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 और 7। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप आराम से रिलेट कर ले जाएंगे, आपको याद रहेगा। और ये क्यों दिया जाता है, देखिए एक लाइन में दिया गया है, कोई मतलब नहीं है इसका, आप एक बार देख सकते हैं, पीडीएफ आपके सामने है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आरोपी को, जो एक्यूज्ड है, उसको कितने वक्त तक गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया है? तो ये है 2 महीने के लिए, मतलब 2 महीने तक जो एक्यूज्ड है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए क्या होता है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें तुरंत गिरफ्तारी को रोकने के लिए कोर्ट में 2 महीने की मोहलत इसलिए दी है ताकि उनको आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने का एक टाइम मिल पाए। क्योंकि देखिए ये भाई किसी 2 लोगों की शादी हुई है और वो पहले से एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो ये एक मतलब बहुत सामान्य सी बात है कि हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तक ये सारी समस्याएं होती रहती हैं। अगर हर आदमी को उठा के जेल में डाल देंगे तो बहुत अनरीजनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वो दिया है। अब इसको कैसे याद रखा जाए 2 महीना? तो देखिए शादी में कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं, है ना। शादी में 2 लोग होते हैं, एक हस्बैंड एक वाइफ। तो इस तरीके से आप याद रखना, 1 1 2। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार विधानसभा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया है। इसके चांसलर कौन है? तो देखिए स्किल डेवलपमेंट का काम किसका होता है? मेनली कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनती हैं, ऐसा ये जो भी सारे काम होते हैं ये मुख्यमंत्री के होते हैं, चीफ मिनिस्टर के होते हैं। तो इसका भी जो चांसलर बनाया गया है वो मुख्यमंत्री को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनी इस नई यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक प्रमुख इसका मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, इसको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर महिलाओं को कितने प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट दी है? तो ये है 1%। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा खास बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए इसमें क्या है कि यूपी में महिलाओं के नाम पे संपत्ति खरीदने को इनकरेज करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने छूट दी है। छूट भी कितनी दी इन्होंने? 1% दी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही देख लीजिए, इसमें कुछ बहुत खास वो नहीं है एक्सप्लेन करने वाला। जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस आर्टिकल का संदर्भ देकर 21 जुलाई 2025 को रेजिग्नेशन दे दिया? तो ये आर्टिकल 67A का संदर्भ देकर के इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अब ये क्या है? आर्टिकल 67A उपराष्ट्रपति के अपने पद से त्यागपत्र देने की प्रक्रिया से संबंधित है।
नेक्स्ट, संविधान के किस आर्टिकल के प्रोविजंस के तहत जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन होता है? तो ये है आर्टिकल 66। नेक्स्ट, देश का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी मतदान केंद्रों यानी कि पोलिंग स्टेशंस पर 1200 से कम मतदाता सुनिश्चित किए गए? अब देखिए इसमें क्या है कि इससे क्या होगा कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो क्राउड फ्री रहेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत मतलब बेहतर प्रयास है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इतनी धूप इतनी गर्मी के बीच में अगर लोग लंबी लंबी लाइन लगा के अगर वोट देंगे तो कम से कम वोटर्स आएंगे वहाँ पे। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने 1200 से कम मतदान सुनिश्चित किए हैं। अभी बिहार में इस समय गवर्नमेंट किसकी है? तो इस समय बीजेपी के गवर्नमेंट है बिहार में। नीतीश कुमार ने किसी कारण से अपना पद छोड़ दिया था, हालांकि उसमें सब में हम लोगों को नहीं जाना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं यानी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को कितना यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया? तो ये 125 यूनिट है। ऐसे ही दिल्ली में भी दिया गया था पहले, ठीक है? तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, 125 125 यूनिट का किया गया था। ऐसा ही दिल्ली में भी पहले हुआ था। तो ये किया क्यों गया? महंगाई से फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया? अब ये देखिए, इसको याद करने में आपको तकलीफ होगी। आप चलिए मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेंगे, लेकिन आगे आपको फिर समस्या आएगी। देखिए हम आपको बताता हूँ। देखिए आप इमेजिन करिए कि ये जो है राज्यसभा है। तो राज्यसभा में सबसे पहले तो एक लाइट होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे एक बल्ब बना लेते हैं। मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं ड्रॉ कर पाता हूँ, लेकिन चलिए एक हम लोग बल्ब बना लेते हैं, ठीक है? तो ये एक बल्ब हो गई। बल्ब कैसी होती है? उज्ज्वल होती है, ठीक है? भाई कहीं भी आप जाएंगे तो कुछ जलने वाला तो चाहिए ना। तो एक हो जाएगा उज्ज्वल। फिर एक मास्टर साहब चाहिए जो सबको सारी चीज़ बताएं, जो मतलब सदा लोगों को आनंदित रखें। तो ये सदानंदन मास्टर हो गए। अब भाई हर्षवर्धन, हर्ष का मतलब होता है हर्ष, उल्लास मतलब खुशी, ठीक है? तो ये सदानंदन मास्टर हो गए, ये भी सबको सदा आनंदित रखेंगे। हर्षवर्धन, ये भी सबका हर्ष बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, खुशियाँ बढ़ाएंगे। और ये मीनाक्षी का मतलब होता है मीन अक्षी, मतलब कि मछली जैसी आँखों वाली, ठीक है? तो मीनाक्षी जैन जी हैं। तो ये सब लोग मतलब वहाँ पे बैठ के और एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। तो आप ऐसे इसको याद रखना, ठीक है? कि राज्यसभा है तो वहाँ पे सबसे पहले तो उज्ज्वल होना चाहिए, मतलब प्रकाश होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ठीक है? फिर लोग आनंदित होने चाहिए, हर्ष उत्साह होना चाहिए, और एक कोई वहाँ पे मतलब वैसा भी होना चाहिए, मीनाक्षी मतलब मीन मछली जैसी आँखों वाली, ठीक है? कैसे भी आपको जैसे याद रहे आप याद कर लेना, हो सकता है जो बहुत बेहतर ना हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई, जिसकी चेयरमैनशिप गृह मंत्री अमित शाह ने की? तो ये हुआ था रांची में। अब आप देखिए ये ना पूर्वी क्षेत्रीय बैठक यानी कि पूर्व, ईस्ट साइड में। तो ईस्ट साइड में क्या है आपका? बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हो गए। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्थ इसकी ईस्ट की बात कर रहा है। तो ईस्ट में आपका यही बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, यही सारे स्टेट्स हैं। तो आप देखिए इसकी बैठक हुई है रांची में, यानी कि बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। तो ये ईस्ट वाले स्टेट्स है। तो ईस्ट वाले स्टेट्स में बीच में कौन सा है? झारखंड है। तो अब आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि झारखंड के रांची में हुआ है ये, ठीक है? ये क्यों हुआ है? जो पूर्वी राज्य हैं अपने आपसी कॉपरेशन और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, और इसी के लिए ये बैठक वहाँ पर झारखंड में हुई है। अब इसमें अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर से है कि ये बैठक हुई तो इसका रिजल्ट क्या आया, क्यों ये बैठक हुई? अमित शाह जैसे बड़े लीडर वहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता क्यों की? तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि एक सोन नदी है वहाँ पे बिहार में, और उसी पर स्थित है इंद्रपुरी बैराज। तो वहाँ पे वाटर डिस्प्यूट था। तो ये वाटर डिस्प्यूट सुलझाने के लिए ही एक लंबे समय से चला आ रहा था। तो ये हुआ कि ठीक है इसको बैठ के हम लोग सुलझाते हैं आपस में। तो बिहार और झारखंड के बीच में है, तो इसीलिए अमित शाह ने बैठ कर और इसकी अध्यक्षता की, और ये लंबे समय से चला आ रहा विवाद इसको सुलझाया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव त्यौहार को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया? आपको सब लोगों को पता होगा कि ये लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया था। ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। लोकमान्य तिलक
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। बेताज बादशाह क्यों कहे जाते हैं? इसलिए बेताज बादशाह कहे जाते हैं क्योंकि कभी भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जो अध्यक्ष बनेगा उसके सर पर कांग्रेस के अध्यक्ष होने का ताज होगा, लेकिन वो कभी भी कांग्रेस, इतना ऊंचा इतना बड़ा कद होते हुए भी कभी भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, इसीलिए उन्हें बेताज मतलब बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने ही धर्म को, संस्कृति को, अपने कल्चर को आधार बना करके लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ा, और उसी के तहत इन्होंने ये गणेशोत्सव त्यौहार वहाँ पे मनाना शुरू किया। और इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, तो उसी समय ये लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत के कल्चर, इन सारी चीज़ों को लेकर के एजुकेट करते थे, उनको भाषण देते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे कि कैसे अपने मतलब हमें वापस लौटना होगा, हमें अपने पुराने कल्चर की तरफ, इन अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त करवा के। तो ये उससे संबंधित है। किस स्टेट ने गवर्नमेंट जॉब्स में वीमेंस को 35% रिजर्वेशन में डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी? डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब कि जो उस स्टेट की वीमेंस हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। तो अभी जब आप बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें से जो वहाँ की वीमेंस होंगी उनको 35% रिजर्वेशन मिलेगा। एक सेकेंड, नेक्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट ने जुलाई 2025 में यूथ कमीशन का गठन किया? ये है बिहार। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 2-4 लाइन में, बहुत समय नहीं लूँगा। अभी बिहार में एक शिक्षा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था पिछले वर्ष, यही 2024 और 25 में, और इतना बड़ा आंदोलन था कि इंटरनेशनल मीडिया के कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एक वायन करके है, WION, तो उसने भी मतलब कवर किया था, और बच्चों पे वाटर कैनन चलाया गया था, लाठी चार्ज किया गया था। ये बहुत मतलब बहुत चर्चित आंदोलन था, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत लोगों तक ये पहुंच नहीं सका, और लगभग 1 साल तक बच्चे वहाँ पे, एक धरना स्थल है गर्दनी बाग, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। बहुत विपरीत परिस्थितियों में कई बार लाठी चार्ज हुआ, कई वहाँ पे नेता भी आए, वहाँ पे तेजस्वी यादव आए, हालांकि उन्होंने वीडियो कॉल पे ही बात किया था बच्चों से, वहाँ पे आए नहीं थे शायद। प्रशांत किशोर कई बार आए थे, प्रशांत किशोर गांधी मैदान में भी बैठे थे, उसमें एक रमांशु मिश्रा सर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे मतलब बहुत ही लंबा ये आंदोलन चला था। और एक छात्र नेता दिलीप हैं, हालांकि वो इस आंदोलन में बहुत कम समय तक आए, बैठे और चले गए, लेकिन वो भी मतलब इस कार्य में बहुत आगे रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे इसी सारे मतलब मुद्दों को देखते हुए जुलाई 2025 में यूथ कमीशन का गठन किया गया बिहार में, ताकि इन आंदोलनों को कम से कम मतलब किया जा सके, इन आंदोलनों को रोका जा सके। युवाओं के बीच का कोई एक लीडर होगा, एक नेता होगा, उस आयोग का अध्यक्ष होगा या उस आयोग का सदस्य होगा, तो कम से कम जो ज़मीनी स्तर पे जो मुद्दे उठते हैं और बच्चों को विरोध करना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, आप एक बार अपना खाली बैठिएगा तो अभी आप देखिएगा पटना के गांधी मैदान, रोज़ आपको वहाँ पे बच्चे वहाँ पे विरोध करते हुए मिलेंगे किसी न किसी बात को लेकर के। तो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए वहाँ पे इसका गठन किया गया। नेक्स्ट, राज्य के युवाओं को रोजगार, शिक्षा, एजुकेशन और समग्र विकास से जुड़ी पॉलिसीज़ को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए विशेष आयोग बनाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि इंटेंसिव रिवीजन हुआ, जिसमें 2.93 करोड़ मतदाताओं से माता पिता के दस्तावेज मांगे गए हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बिहार में अभी हाल में इलेक्शन हुए थे, तो उसी के तहत ये सारी चीज़ें हुई थी बिहार में। फर्जी वोटर्स की पहचान करने के लिए ये हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CBSE ने किस एकेडमिक सेशन से 10वीं के छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की घोषणा की? अब हम लोग 2025 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उसके अगले साल से लागू होगा। तो देख लीजिए 2026-27। ये क्यों किया गया है? छात्रों के का जो मेंटल प्रेशर होता है उसे कम करने के लिए और उन्हें अपना स्कोर सुधारने का अवसर देने के लिए ये बड़ा बदलाव किया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में हेपेटाइटिस के कितने मरीज थे? तो ये थे 3.53 करोड़। अब ये रिपोर्ट खासकर ये बताती है कि भारत में लिवर को प्रभावित करने वाली इस गंभीर बीमारी के मामलों की संख्या चिंताजनक रूप से बहुत अधिक है।
नेक्स्ट, HIV के बढ़ते मामलों की वजह से किस राज्य सरकार ने शादी से पहले सभी के लिए HIV जांच मैंडेटरी करने का नया कानून बनाने की प्रक्रिया का ऐलान किया? ये है मेघालय। याद कैसे किया जाए? देखिए, मेघालय के जो आसपास के जो मतलब देश हैं, तो वहाँ पे ट्रायंगल है। बहुत मुझे डिटेल में नहीं जाना है इन सब सारी चीज़ों में, ठीक है। तो ऐसे 3 कंट्रीज़ हैं मेघालय के आसपास जहाँ पर कि मतलब नशीली दवाओं का बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नेटवर्क है, व्यापार होता है। तो वहाँ से चीज़ें मेघालय में ईज़िली आ जाती हैं, ठीक है। वहाँ से चीज़ें मेघालय में ईज़िली पहुँच जाती हैं। तो क्या होता है कि लोग इंजेक्शन से जब ड्रग्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हैं, नशीली दवाएं लेते हैं, तो वो सिरिंज बदली नहीं जाती है। तो मान लीजिए कि कोई एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उससे दूसरा भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसी से तीसरा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब जिस व्यक्ति को नशा करना है वो ये थोड़ी सोचेगा कि मुझे भी मतलब मैं भी ऐसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हो जाऊंगा। और ये जो स्टेट्स हैं, ये जो सॉरी कंट्रीज़ हैं, तो ये मतलब बहुत ही बदनाम देश हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किन देशों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे HIV के संक्रमण बहुत अधिक हैं। तो इस वजह से ये मामला जो है मेघालय में अधिक पाया जा रहा है। लेकिन अब इसको हम याद कैसे रखें, ये तो चलिए मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया। देखिए, जब मेघ आते हैं तो ऊपर की जो सनलाइट होती है वो नीचे नहीं पहुंचा पाती है, मतलब जो मेघ होते हैं इसको छिपा लेते हैं। तो ऐसे ही देखिए क्या होता है कि मेघ का जो एक मतलब नेचर होता है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को छिपाने का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मेघालय के लोग क्या कर रहे थे कि वो HIV एंड ऑल ये सारी चीज़ें छिपा ले रहे थे। इससे क्या हो रहा था, इससे जो एक इनोसेंट पर्सन है उसके अंदर इसका संक्रमण फैल जा रहा था। तो इस तरीके से आप मतलब इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये स्टेट कौन सा है, तो ये मेघालय स्टेट है। नेक्स्ट, मलेरिया के खिलाफ इंडिजिनस वैक्सीन इनमें से किसने विकसित किया? तो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और RMRC है। तो भारत ने पहली बार अपने देश की तकनीक से मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए एक प्रभावी वैक्सीन तैयार करने में सफलता पाई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एडफाल्सी वैक्स। एडफाल्सी वैक्स। नेक्स्ट, WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है? देखिए, ट्रैकोमा एक प्रकार की नेत्र की बीमारी होती है, और कोई एक कंट्री है अफ्रीका का, तो वो कंट्री है सेनेगल। देखिए आगे एक्सप्लेनेशन में, सेनेगल ने आंखों के अंधेपन का कारण बनने वाली इस गंभीर बीमारी को अपने देश से पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो इसको याद कैसे किया जाए? तो देखिए, अगर ट्रैकोमा, इसमें देखिए ट्रैकोमा मैंने बताया ना कि आंखों की बीमारी है, तो देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सेना। सेना मतलब क्या होता है? आर्मी। तो देखिए आर्मी में कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आँख की कोई समस्या है तो वो अनफिट हो जाता है, उसको आर्मी में एंट्री नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना, ट्रैकोमा और यहाँ पे सेनेगल। नेक्स्ट, UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन की 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों यानी कि जो जीरो डोज चिल्ड्रन हैं, इसकी संख्या 2023 में 0.11% से घटकर 2024 में कितनी हुई, यानी कि इसकी संख्या घटी है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ये घटकर कितनी हुई है? तो ये घटकर हो गई है 0.06%, ठीक है। इसको कैसे याद रखा जाए? तो देखिए पहले क्या था, पहले 0.11 था, मतलब ये है कि एक एक बच्चे पे मतलब इसको याद रखने के लिए क्या सोच सकते हैं आप, जैसे अपने मन में सोचिए कि हाँ भाई एक एक बच्चे के लिए इन्होंने सोचा कि नहीं भाई हम एक एक बच्चे को इससे बाहर लेके आएंगे। लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से इसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। जीरो डोज चिल्ड्रन की जो मतलब संख्या है अभी भी वो है, तो वो कितनी है? 0.06, तो 6 है ना। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, मतलब ऐसा कोई देश होगा जहाँ पे बच्चों को मतलब सही से खाना ना मिले, छोटे बच्चों को, तो आप ऐसे लोगों को देख के बोलेंगे ना छी छी छी, तो ऐसे आप याद रखना 0.06। नेक्स्ट, PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि WHO ने भारत को ट्रैकोमा से मुक्त किया है। यह किस
अंग की बीमारी है तो ये एक आई डिसीज़ है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति का नाम बताएं, तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल। अब आप देखिए ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, अब कोई चीज़ ओपन रहती है तो आप जनरली समझिए कि वो चीज़ मतलब अपने आप जो है धूप में रेड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें लाल है, इसको आप याद रखना, ओपन यूनिवर्सिटी और इसमें लाल, ऐसे आप पकड़ लेना कोई भी एक, मतलब ऐसे वर्ड आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि वहाँ पे पेपर हो तो आपको चीज़ें याद आ जाएं, क्योंकि आप बहुत रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कोई ना कोई एक तरीके से आप इन फैक्ट्स को अपने दिमाग में एडजस्ट कीजिए, वो आपका अपना तरीका हो सकता है या इस तरीके से। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी इरडाई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये जो इरडाई है, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस की निगरानी करता है। तो ये बेसिकली इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी पॉलिसीज़ बनाना और उनको रेगुलेट करना, ये काम है इसका। तो इसके नए चेयरमैन कौन है? तो देखिए बीमा उमा जनरली कौन करवाएगा, कोई जो सेठ आदमी होगा वही करवाएगा, तो ये अजय सेठ नाम है इनका। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का नया मिशन डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? अब देखिए इनोवेशन की बात हो रही है, ठीक है, इनोवेशन का मतलब है कि हम कुछ ऐसा नया कुछ ऐसा करें, ठीक है। तो अब आप बताइए, जैसे कोई बंगला है बड़ा सा, ठीक है, उसमें आपने ढेर सारे दीपक जला दिए और पूरे साल आपने ऐसे दीपक जला दिए जो जलाने के बाद मतलब जिन्हें जो पूरे पूरे साल जलते रहें, तो एकदम इनोवेशन जैसा लगेगा ना। तो आप इसको याद रखना, दीपक बगला, अटल इनोवेशन मिशन से पूछा जाए तो दीपक बगला आपके दिमाग में रहेगा। तो ये स्टार्टअप्स वगैरह को बढ़ावा देता है, ये चीज़ें आप देख लेना अपने हिसाब से, पीडीएफ मैंने आपको बताया है कैसे आपको मिल जाएगा। गिफ्ट सिटी का एमडी और सीईओ किससे नियुक्त किया गया है? भाई आपको गिफ्ट मंगाना होता है तो आप जनरली कॉल करते हो किसी को, तो इनका नाम है संजय कौल। भारत निर्वाचन आयोग ने किन दो कलाकारों को बिहार के लिए स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का आइकन नियुक्त किया गया है? तो अब आप देखिए क्या है कि एजुकेशन और एजुकेशन की बात हो रही है, तो एजुकेशन ऐसी चीज़ है, कुछ लोग दिन में भी पढ़ते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। तो देखिए रात में क्या निकलता है? चंद्र यानी कि चांद, और सुबह क्या होता है? सुबह प्रकाश हो जाता है। तो ऐसे आप याद रखना, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अभिजात सेठ। अब आप सोचिए, जब आपको चिकित्सा की ज़रूरत होती है तो आप कभी भी लापरवाही नहीं करते हैं। इमरजेंसी में आप बोलते हैं ना कि नहीं अभी इनको लेके चलो, अभी, तो देखिए जहाँ चिकित्सा आयोग, तो इस पर देखिए अभी वर्ड आ रहा है, अभिजात मतलब अभी जाओ, इस तरीके से आप इसको याद रखना। नेक्स्ट, भारत में मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता और डॉक्टर्स के कामकाज को नियंत्रित करने वाली इस सर्वोच्च संस्था की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की पहली डायरेक्टर जनरल कौन बनी? इनका नाम है सोनाली मिश्र। अब आप देखिए क्या है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे में सुरक्षा देने के लिए, तो अगर आपको रेलवे में सुरक्षा मिलेगी, अभी आप ट्रेन से जाओगे ना अपना एग्ज़ाम देने, तो आप तभी तो सो पाओगे ना, सोना आपका कब हो पाएगा? जब रेलवे में सुरक्षा होगी। तो सोना से सोनाली मिश्र, ऐसे आप याद रखना। देखिए मैं आपको ना बैकग्राउंड में इसके पीछे चल रही, मैं आपको मतलब बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये सब हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो अपनी डिटेल्ड मैगज़ीन है उसमें बहुत सारी बातें इसमें इसके बारे में डिटेल में लिखी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें अभी हमारे लिए मतलब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं। अभी हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से इन फैक्ट्स को याद करके और हम अपना काम बना ले जाएं, ठीक है। तो अभी बहुत ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमको बस किसी भी तरीके से फैक्ट्स याद होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया रेलवे वाला, कि अगर रेलवे में सुरक्षा रहेगी तभी आपका सोना हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट, यूनियन होम सेक्रेटरी यानी कि गृह सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिए आप अगर देखेंगे, गृह गृह का मतलब होता है घर, होम, ठीक है, और सेक्रेटरी का मतलब होता है भाई आप समझ ही रहे होंगे। तो अब आप सोचिए कि हर घर में आपको गोविंद और मोहन, जिससे कृष्ण जी का ज़रूर वो मिलेगा, जिक्र मिलेगा, उनकी पूजा होती है, ठीक है, और लोग कार्यकाल मतलब उनका बढ़ा ही देते हैं। कभी मतलब ये होता है कि हाँ, कभी आपने सुना है कि लोग कोई कहे कि नहीं भाई हम भगवान जी की मूर्ति हटा दे रहे हैं? हर इंसान सोचता है ना कि भगवान जी मेरे घर में ही रहें, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद रखना। देश की इंटरनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव
कार्यों में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए सरकार ने इनके सेवाकाल को अगस्त 2026 तक के लिए विस्तार दे दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ और एमडी कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रिया नायर। अब आप समझिए जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है वो ज़्यादातर बहुत सारी क्रीम, शैम्पू, मतलब जितने भी आप ये प्रोडक्ट्स देखते हैं जो मार्केट में बिकते हैं, ज़्यादातर इनमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ही बनाता है। किस लिए बनाता है? ताकि हम मतलब बहुत प्यारे दिखें। प्रिया का मतलब भी यही होता है, मतलब जो प्यारा दिखे थोड़ा सा। तो देखिए इनका क्या नाम है? प्रिया। और आप इसको आराम से रिलेट कर ले जाएंगे। टेक कंपनी एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं? जो भारतीय मूल के हैं। अब आप ये बताइए, एप्पल किसको नहीं अच्छा लगता है? सभी खाना चाहते हैं ना। तो देखिए इनका क्या नाम है? सबीह खान। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप अदरवाइज़ मत लीजिएगा मेरी बातों को, आप ध्यान से बस सुनते रहिए क्लास को, क्योंकि क्लास ख़त्म होने के बाद अगर ये क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं अभी कुछ उल जलूल बातें ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन ये उल जलूल बातें आपको कितने काम आने वाली हैं 15 जुलाई को, ये आप खुद 15 तारीख को आके यहाँ पे कमेंट करके जाएंगे। ठीक है, मेरे पास अभी इससे पहले का जो महीना है जून का, मैंने उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस बैकग्राउंड की दी हैं, बहुत रीज़नेबल तरीके से, बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। लेकिन अभी जो टाइम की डिमांड है वो यही है जो मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने रॉ का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पराग जैन है। तो रॉ वाले क्या करते हैं? देखिए, आतंकवादी जो है पॉलन ग्रेन जैसे बिखरे रहते हैं, जैसे फूलों में ऐसे होता है ना पराग, बीच में फूलों में ऐसे होता है बीच में पराग, ऐसे बीच में पराग होता है फूलों में, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ऐसे ही आतंकवादी बिखरे होते हैं बिल्कुल, इतनी पॉपुलेशन के बीच में ऐसे आतंकवादी छिपे होते हैं। तो रॉ वाले उनको ढूंढ के और उनको ख़त्म करने का काम करते हैं ना। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद रखना कि इनका क्या नाम है? पराग जैन। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए जो क्रिकेट होता है ना, आपने देखिए जिसकी हिंदी अच्छी होगी ना वो और जल्दी चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा, संयोग। संयोग का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो मतलब पहले से पूर्व निर्धारित होती हैं, जिन्हें भगवान ने मतलब पहले से निश्चित किया होता है। कहते हैं ना कि भैया संयोग था उनका। तो इनका नाम क्या है? संजोग गुप्ता। ठीक है, तो क्रिकेट में सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं, मतलब भाग्य पे होती हैं, कौन टॉस जीतेगा और किसकी बैटिंग अच्छी हो जाएगी, कौन 99 पे आउट हो जाएगा, ये सब मतलब संयोग की बात होती है। तो इनका क्या नाम है? संजोग गुप्ता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? तो देखिए प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष एक ही चीज़ है इस दुनिया में, सूर्य देवता। ठीक है, जो सूर्य देवता है वही प्रत्यक्ष है। बाकी आप किसी भी भगवान को ढूंढने जाएंगे, किन्हीं भी गॉड को ढूंढने जाएंगे तो बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन जो सूर्य देवता हैं उनका आप डेली दर्शन कर सकते हैं। बिहार में तो इनके लिए एक बहुत बड़ा पर्व भी होता है, छठ, जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ठीक है, तो इनका क्या नाम है? रवि, रवि अग्रवाल। तो रवि जो होता है ये सन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जुलाई 2025 में किस देश के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है? तो कामचटका प्रायद्वीप जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, तो जब आप रसिया देखेंगे सबसे ऊपर, तो यहाँ पे इस कोने में आपको कामचटका प्रायद्वीप मिलेगा सबसे ऊपर, वर्ल्ड मैप में सबसे ऊपर। और सबसे नॉर्थ ईस्ट में, जब आप वर्ल्ड मैप उठाएंगे ठीक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर कोने में मिलेगा कामचटका प्रायद्वीप। नेक्स्ट, किस भारतीय द्वीप समूह यानी कि आर्किपेलागो के पास समुद्र में 6.3 से 6.5 रिक्टर स्केल तीव्रता का भूकंप आया है? तो ये है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, बांदीपुर और कॉर्बेट के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अधिक टाइगर डेंसिटी वाला टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। अब इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए असम में, देखिए असम जब आप लिखते हैं तो देखिए ऐसे लिखते हैं ना, 3, पहले आप 3 लिखते हैं ना, तभी तो आ लिखते हैं। तो 3 से आप याद रखिएगा, इसी से असम भी बनेगा और 3 से थर्ड हो जाएगा काजीरंगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने कमला धार जीवछ, जीवछ कमला
मरूनी कमला, पुरानी कमला नदियों को पुनर्जीवित यानी रिवाइव करने के लिए 265 करोड़ की योजना शुरू की है। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो आप देखिए सब में कमला, इसमें देखिए जीवछ कमला, मरूनी कमला, जिस देखिए सब में कमला कमला आ रहा है, तो ये कमला नदी है। आंख बंद करके इसको लगा देना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक के अनुसार 1970 से अब तक कितने हेक्टेयर वेटलैंड खत्म हो चुके हैं? तो ये है 41.2 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट, मौसम विभाग के अनुसार जुलाई 2025 में भारी बारिश के कारण राजस्थान में फ्लड जैसे हालात बन गए। वहाँ मानसून सीजन शुरू होने के बाद सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक बारिश हुई? तो ये है 126%। तो इसको याद कैसे रखा जाए? तो देखिए राजस्थान वगैरह जब हम सुनते हैं तो उसकी जो छवि है, छवि सूखे क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि मरुस्थल है, पूरा डेजर्ट है। ठीक है। जो अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन के वेस्ट में जब आप देखेंगे तो पूरा डेजर्ट है, और इसकी ईस्ट में बाकायदा खेती वगैरह होती है, मानसून भी होता है, बारिश भी होती है। तो ऐसा सा है पूरा मामला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छवि से आप याद रखना 126। और इसीलिए मैं ये जो गिनतियाँ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, क्योंकि आप जब हिंदी में पढ़ेंगे ना तो कोई ना कोई ऐसा वर्ड ऐसे टूट के आपको कुछ ना कुछ ऐसा रिलेट हो जाएगा कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। किस राज्य सरकार ने अपने 75 जिलों में कम से कम एक छोटी नदी के पुनरुद्धार पर काम किया? तो देखिए 75 जिले यूपी में ही है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जिलों वाला स्टेट है यूपी। तो ये यूपी का मामला है, ये पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई? तो ये हरियाणा है। अब आप अरावली से ये मत सोचिएगा कि अरावली सिर्फ राजस्थान में है। देखिए अरावली आपको गुजरात में मिलेगा, फिर गुजरात के बाद आपको राजस्थान में मिलेगा, फिर हरियाणा में मिलेगा, फिर दिल्ली में मिलेगा। ठीक है। तो ये अरावली कई सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। तो ये हरियाणा की बात हो रही है। अब जंगल सफारी, तो देखिए जंगल सफारी आपको पता है कि हाँ, जो भगवान कृष्ण है, हरि भगवान, तो उनको, उनका मतलब आपको जब वो सब आप देखते होंगे ना सीरियल वगैरह जो भगवान कृष्ण पे बनते हैं, तो आपने देखा होगा कि मतलब वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने उनको जंगलों में देखा होगा किसी न किसी कारण से, है ना। तो आप हरि से याद रखिएगा ये जंगल सफारी वाला अरावली पे। टूरिज़्म को बढ़ावा देने, ये अच्छा ठीक है, अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2025 को एक ही दिन में 37.21 करोड़ प्लांटेशन करके नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो देखिए इतने ज़्यादा ट्रीज़ कौन लगा पाएगा? जो सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो ये यूपी ने किया है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 2014 में 32% से बढ़कर अप्रैल 2025 में कितना हो गया? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये 49% हो गया है। ठीक है। तो ये हमारा लक्ष्य था 2030 का, तो इसको जो है 2030 से पहले 2025 में ही अचीव कर लिया गया, यानी कि 5 साल पहले। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ है, यानी तितली अभ्यारण्य? तो ये है केरल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने एशिया क्लाइमेट रिपोर्ट दी है, तो उसके हिसाब से अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो देखिए ये 2025 का करंट अफेयर है। ठीक है। तो 2025 में तो अभी 25 के रिकॉर्ड तुरंत आ नहीं पाएंगे भाई, वो रिकॉर्ड और उसका एवरेज टेम्परेचर सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में समय लगता है। तो उससे एक पीछे साल का आप देख लीजिए तो 2024 हो जाएगा। अब आप 2026 में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 2025 मिल जाए। तो ये आंकड़े बदलते रहते हैं, तो वो आपको मंथ देगा क्वेश्चन में। अगर आपको जुलाई दे रहा है, जुलाई 2025, तो उससे ठीक 1 साल पहले का आप मंथ चुन लेंगे। नेक्स्ट, कारगिल विजय दिवस पर सेना प्रमुख ने नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया। इनके क्या नाम रखे गए हैं? इनका नाम रखा गया है रुद्र ब्रिगेड, शक्तिबाण आर्टिलरी रेजिमेंट, भैरव लाइट कमांडो बटालियन। अब जैसी ज़रूरत होगी जिस हिसाब से, वैसी जो है रेजिमेंट को आगे किया जाएगा उस उद्देश्य के लिए जिनको जिस हिसाब से स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सेना को अपने 3 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की खेप जुलाई 2025 में मिली। इसे किस कंपनी ने बनाया था? तो इसको बोइंग ने बनाया था।
अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह में अगर आपको छोड़ दिया जाए लंबे समय तक आपको अंदर, तो आप बोर हो जाएंगे, बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो आप ऐसे इसको याद रखना, बोइंग। नेक्स्ट, टेक्निकल स्नैग यानी तकनीकी खराबी की वजह से ब्रिटिश रॉयल नेवी का लड़ाकू विमान F-35 किस भारतीय एयरपोर्ट पर 1 महीने तक फंसा रहा? तो ये केरल में फंसा रहा था, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में। 1 महीने बाद इसको रिपेयर करके इसको वापस ब्रिटेन भेजा गया था। इंडियन नेवी के लिए बनाए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स में से आखिरी जहाज को 21 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है अजय। अब कैसे इसको ध्यान रखा जाए? देखिए, ये आखिरी है, ठीक है, तो आखिरी हम ऐसा रखेंगे ना जो अजय हो, मतलब जिससे कोई जीत ना पाए, तो आखिरी से आप अजय याद करना रिलेट करके। नेक्स्ट, पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार किसने बनाया है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? इसको बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अब आप देखिए INS निस्तार, अब ये नाम ही बिल्कुल मतलब स्वदेशी लग रहा है ना, तो यहाँ पे भी देखिए स्वदेशी क्या, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो देखिए दोनों स्वदेशी चीज़ें हैं, कि हिंदुस्तान और दूसरा निस्तार, इसको आप रिलेट कर लीजिएगा। ऑप्शंस आएंगे आपके सामने 4, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ताकि आपको सिर्फ एक जो आंसर है वो इतना याद रहे। और आप अपने मस्तिष्क पे, अपने कंसंट्रेशन पे आप भरोसा रखिए, और मेरे कंटेंट पे भी थोड़ा भरोसा रखिए कि आपको चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। और आप अगर एक बार वीडियो देख के और दोबारा आपने इसको 2x पे देख लिया, तो मतलब निश्चित है कि आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से लैस किस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण जुलाई 2025 में किया? तो इसका नाम है आकाश प्राइम। तो ये दुश्मनों की जो विमान है उसको हवा में ही सटीक निशाना बनाकर मार गिराने में कैपेबल है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आकाश। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन शिवा, आप कॉमन सेंस लगाइए, अमरनाथ यात्रा। लड़ाकू विमान जगुआर राजस्थान के थारू में क्रैश कर गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई। यह विमान किस देश की कंपनी द्वारा निर्मित किया है? तो ये वहाँ की कंपनी है सिपकैट, फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी है। तो देखिए, ये बहुत ही मतलब दुखद घटना हुई थी। जिस दिन ये घटना हुई थी, मतलब मैंने उस दिन बाकायदा इसको पढ़ा था, न्यूज़ भी देखा था, तो काफ़ी दुख हुआ था। सोचिए कि 2 पायलट, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ होता है, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। आप सोचिए कि उनके घर में उनके कितने डिपेंडेंट्स होते हैं, कितने शौक से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की होती है, पढ़ाई की होती है, और सोचिए कि ऐसे प्लेन क्रैश, ऐसे मतलब ऐसी कंपनीज़ की लापरवाही से। तो याद कैसे रखा जाए इसको? तो देखिए, ये क्या है कि ये लोग क्या होता है, जगुआर वगैरह सब दे करके हमें फंसा लेते हैं। फंसा से आप याद रखना फ्रांस, ठीक है। और मैंने बताया था ना कि पायलट वगैरह बहुत ट्रेनिंग करके आते हैं, तो ट्रेनिंग से आप याद रखना ब्रिटेन, ठीक है। हालांकि ये ब्रिटेन है, लेकिन आप इसको ब्रिटेन ऐसे करके कुछ अपना याद कर लेना। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? इनका नाम है आस्था पुनिया। अब देखिए, महिला ऊपर से फाइटर, तो जिसके अंदर बहुत आस्था हो, जो बहुत विश्वास हो, जैसे विश्वास का जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो होता है आस्था, फेथ, ठीक है। मतलब इससे इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। जैसे जब आप भगवान के लिए बोलते हो तो वो फेथ होता है, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास करो, क्वेश्चन ना करो, उसको फेथ बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी महिला को फाइटर बनने के लिए आस्था होनी चाहिए उसको। पहली बात तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए पूरा। नेक्स्ट, किस देश में निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत, स्टेल्थ वॉरशिप, स्टेल्थ का मतलब होता है छिपा हुआ, जो पानी में छिपा हुआ हो, INS तमाल इंडियन नेवी में शामिल हुआ? तो ये रूस में बना हुआ था। देखिए, रूस हमेशा से भारत का फ्रेंड रहा है। रूस से भारत को हर मामले में सपोर्ट मिलता हो, चाहे इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम्स हों या कोई भी चीज़ हो ऐसी, न्यूक्लियर कुछ प्रोग्राम्स हुए थे, उनमें भी कहीं भी आप देखेंगे तो रशिया ने ज़्यादातर मतलब भारत को सपोर्ट ही किया है। 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको कभी मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। कुछ ऐसे 1-2-4 इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे हमें निराशा देखने को मिली थी, लेकिन उसके अलावा रशिया ने ज़्यादातर इंडिया को सपोर्ट ही किया है, ठीक है। तो ज़्यादातर मतलब
माल वगैरह वो लोग सप्लाई कर देते थे, जो रॉ मटेरियल हो या डिज़ाइंस हो किसी भी चीज़ के। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, तो हम लोग बोलते हैं ना रॉ मटेरियल को कच्चा माल, तो माल से आप याद रखना और इधर आप रूस याद रखना, ठीक। किस देश में आयोजित मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तालिस्मन सेबर के 11वें संस्करण में भारत सहित 19 देशों के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया? तो अब आप देखिए कि इसका क्या नाम है, तालिस्मन, ठीक है। तो इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है मन। अब आपका मन करता है कुछ खाने का, तभी आप ट्रे से उठाते हो। इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ड आ रहा है ट्रे, तो तालिस्मन कहीं आएगा तो यहाँ पे आप मन याद रखना और यहाँ पे ट्रे याद रखना, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित हुआ? ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये जो है सिंगापुर के बीच में हुआ था। सबसे बोल्ड कौन होता है? सबसे बोल्ड होता है सिंह, यानी कि शेर, लायन, जंगल का राजा होता है। सिंह में आप जो है इसको सिंह से रिलेट कर लीजिए, और बोल्ड को आप, बोल्ड भी कौन होता है? सिंह ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा सिंगापुर। इंडियन कोस्ट गार्ड और किस देश के तटरक्षक बल के बीच अभियान जय माता, जय माता इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में सेम है, का समापन हुआ? तो ये जापान का वो है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे जय माता और जापान से? देखिए इसमें जो जे वर्ड आ रहा है जे, तो ये जापान के लिए ही है, ठीक है। अब आप ऐसे करके भी पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरी बात, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि हम लोग जब माता जी की पूजा करते हैं तो हम लोग पान चढ़ाते हैं, है ना। इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, ये भी बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी अहमदाबाद में, जो मेडिकल कॉलेज के ऊपर वो गिरा था ये प्लेन। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण क्या बताया गया था? तो ये फ्यूल स्विच कट ऑफ। तो इसमें क्या होता है, इसमें पता चला था कि इंजन को फ्यूल की सप्लाई किसी कारण से रुक गई थी। इसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। तो इसमें अगर कारण पूछेगा तो फ्यूल स्विच कट ऑफ बताना है आपको। सॉरी। नेक्स्ट, पहली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने फिडे वीमेन वर्ल्ड कप का खिताब 2025 में जीता है। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है दिव्या देशमुख। भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जो दर्जा पाने वाली चौथी महिला चेस खिलाड़ी हैं। तो इनकी कौन है? दिव्या देशमुख, अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ऊपर। अब इसको कैसे याद रखा जाए, 88 से कैसे रिलेट किया जाए? देखिए 88 में 8 बार, जो 8 है ये 2 बार आ रहा है ना, 2 टाइम्स। ये जो 8 है ये 2 बार आ रहा है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी दिव्या देशमुख जब आप लिखेंगे तो पहले भी आप दा लिखेंगे, दूसरी बार भी आप दा लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी तरीके से इसको दिमाग में अपने सेट रखिए 15 तारीख तक। महिला यूरो कप, आपको पता है, एक बात बताता हूँ आपको। जैसे आज आप इस चीज़ को ऐसे याद कर रहे हो किसी उल्टी सीधे तरीके से, ठीक है, मैं मानता हूँ जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए भी आपके पास कोई और तरीका भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप इस चीज़ को ऐसे पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते जब आप 1 से 2 बार 3 बार रिवाइज़ करेंगे ना, तो ये चीज़ परमानेंट आपकी मेमोरी में चली जाएगी, और ये आपको उस तरीके से याद हो जाएगा जैसे आप चाहते हैं कि हाँ आपको चीज़ें एनालाइज करके पता हों, लेकिन अभी उतना समय नहीं है अपने पास। महिला यूरो कप 2025, वीमेंस यूरो कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। अब आप देखिए ये यूरो में EURO, जैसे यूरोपियन कंपनीज और ये सब सारी, कौन सी कंपनी इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था? किस कंपनी ने? तो ब्रिटेन ने ही किया था, मतलब इंग्लैंड ने ही। तो अब आप ऐसे इसको याद रखना हिस्ट्री से इसको रिलेट करके कि इस बार जो है यही लोग जीते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यानी कि इसका वर्ल्ड कप 2025 की होस्टिंग किस देश को मिली है? तो ये भारत को मिली है, ठीक है। इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए ये है ना फिडे, तो इसको आप फिदा याद रखिए,
एक मूवी आई थी ना फिदा, ये सब कहाँ की मूवी थी? इंडिया की मूवी थी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं रिलेट करके। और ये भारत में भी कहाँ होगा? तो फिदा आप कैसे होते हैं? आप दिल से फिदा होते हैं ना, तो ये दिल्ली में, भारत में होगा। नेक्स्ट, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारत किस स्थान पे रहा था? तो भारत 7वें स्थान पे रहा था। इसको टोटल 6 मेडल्स मिले थे। आप देखिए, 3 गोल्ड मिले थे, 2 सिल्वर मिले थे और 1 ब्रॉन्ज मिला था। हॉकी का पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपिका सहरावत। इस पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड कैसे याद करवाया जाए आपको? हाँ देखिए, जैसे सपोज़ आपने किसी को देखा सेहरे में, ठीक है, सेहरा में आपने किसी को देखा। सेहरा मतलब वो जो शादी के समय वो फेस पूरा कवर रहता है ना, उससे फ्लावर्स वगैरह होते हैं, वैसा बना हुआ होता है। तो कभी कभी आप देखते हैं ना, तो आपको किसी का फेस देख के लगता है कि मतलब बिल्कुल ये तो मैजिक हो गया, है ना। जैसे मैजिक में चीज़ों को कवर करके रखते हैं, आपने देखा होगा अक्सर वो ब्लैक कलर की कभी चादर, कभी वाइट कलर की चादर से चीज़ों को ढक के रखते हैं, फिर निकालते हैं अचानक से, तो वो भी देखिए कवर करने का काम करते हैं। और सेहरा भी चीज़ों को कवर करने का काम करता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। और मैजिक क्या है? स्किल ही है एक। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। कहाँ के हैं ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। नेक्स्ट, फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये चेल्सी क्लब ने जीता है। नेक्स्ट, विंबलडन मेंस सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है जैनिक सिनर। तो हाँ, इसको कैसे याद करवाया जाए? देखिए, विंबलडन, इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है ना, बल। बल का मतलब होता है फोर्स। जिसके पास बहुत फोर्स होता है वो लोग सिन करने लगते हैं। सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है। तो कभी कभी लोग क्या होता है, अपने फोर्स का दुरुपयोग करके और सिन करने लगते हैं, मतलब पाप करने लगते हैं। आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा। अगर आपको ये फैक्ट पहले से याद है तो मुबारक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंबलडन वीमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है ईगा स्वातेक। अब आप इसमें देखिए, इनको हम लोग स्वीटेक भी पढ़ते हैं, कभी कभी स्वातेक भी पढ़ते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप इसको स्वीटेक भी पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, बल कैसे आता है शरीर में। किसी अगर महिला को अपने शरीर में बल लाना है तो उसको स्वेट बहाना होगा, उसको पसीना बहाना होगा, ठीक है। और एक सिंगल डे ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन वो अपना पसीना ना बहाए, ठीक है। उसको ग्राउंड में रनिंग करनी होगी, जिम करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। तो आप इस तरीके से याद रखिएगा। स्वेट अगर कहीं पे स्वाटेक, ईगा स्वाटेक लिख के आएगा तो आप समझ जाना कि ये जो है विंबलडन का वीमेन सिंगल का वो है। नेक्स्ट, महिला टेनिस में अपना डोमिनेंस कायम करते हुए नेक्स्ट देखते हैं, विंबलडन मेंस डबल का खिताब जीतने वाले पहले ब्रिटिश जोड़ी कौन सी बनी है? तो इनका नाम है जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल। वही आप सिंगल वाला याद रखिएगा, बहुत मुश्किल है कि ये आए, और आएगा भी तो आप जैसे वो दोनों नाम आप हटा दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों आपको पता हैं। ऑप्शंस में यही सारे नाम आएंगे घूम घुमा के, तो ये नाम आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो ये हैं जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपूल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आपको ये भी मैं याद करवा देता हूँ। देखिए, मेंस डबल का क्या है कि जो मेंस होते हैं, अगर उन्हें शादी वगैरह करनी हो तो उनके पास पहली बात तो ये उनकी अच्छी सैलरी होनी चाहिए, मतलब उनको कैश हर महीने अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। उनके पास अच्छा सा पूल होना चाहिए, ठीक है। उनके पास पूल वगैरह होना चाहिए घर में, तो उनकी शादी ईजिली हो जाएगी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। और बल तो होना ही चाहिए उनके शरीर में। भाई सामान कौन उठा के जाएगा, ढोएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विंबलडन वीमेंस डबल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है वेरोनिका कुदेरमेतोवा और दूसरी हैं एलिस
मर्टेंस। अब इसको कैसे याद किया जाए? तो ये जब वीमेंस आती हैं तो लड़कों को क्या हो जाता है, लड़के टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है, टेंशन में आ जाते हैं लड़के, तो ये हो जाएगा मर्टेंस। लोग और लड़कियां बोलती हैं कि अरे शादी हो गई जब से लग रहा है कि मर ही जाएं, है ना। और ये देखिए कैसे मरेंगी, कूद के मरेंगी, कुदेर में तोवा, कूदे। बस ऐसे ही कोई छोटे छोटे वर्ड्स आपको पकड़ने हैं, बहुत आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है चीज़ों के। 10.18 सेकंड में 100 मीटर दौड़कर जुलाई 2025 में भारत के सबसे तेज़ धावक, फास्टेस्ट रनर का नेशनल रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये अनिमेश कुमार हैं। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन। फीफा रैंकिंग में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम की क्या रैंक है? तो इसकी रैंक है 133। अब इसको आपको मैं याद करवा देता हूँ। देखिए जितने फैक्चुअल है बहुत बेकार टाइप के। अब देखिए हरि कृष्णन और ये सब जैसे ऐसे नाम हैं तो भगवान का नाम है, तो आप ऐसे ही मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा, इसलिए बहुत उस पर मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, आपको वैसे ही याद रह जाएगा। लेकिन चलिए आपको ये याद दिलाता हूँ। देखिए फीफा रैंकिंग, तो आप फीफा सुन के आपको याद आती होगी अपने फूफा की, नहीं याद होती है तो आप याद कर लीजिए क्योंकि एक ही स्पेलिंग का फ़र्क है। जब आप फूफा के पास जाते हैं तो वो आपको एक बार अपने पास बुलाते हैं और उसके बाद आपको तीखी तीखी बातें बताते हैं, ठीक है, एकदम तीखी तीखी बातें आपसे करते हैं। तो तीखी तीखी से आप 3-3 याद रखिएगा। तो इसकी कितनी रैंक है इसमें भारतीय मेंस फुटबॉल कितना है? 133। विश्व फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था, सॉरी, केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को मंजूरी दी, इसने किस नीति की जगह ली? तो इसने राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह ली है। अब इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए बड़ा शुभ अंक है 2001, ठीक है, तो इसने इसकी जगह ली 2025 वाले के। तो जहाँ आपको शुभ अंक दिखे 201, 501, 2001, तो ये शुभ अंक होते हैं, इनको तो आंख बंद करके मार देना। नेक्स्ट, अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप किन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने इसमें 3 गोल्ड जीते, जिससे कुल मेडल 11 हो गए? तो इनका नाम है साक्षी, जैस्मीन लेम्बोरिया और नूपुर। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की बात हो रही है और इसमें 3 नाम है, जैस्मीन है, साक्षी हैं और ये नूपुर हैं। अब देखिए तीनों जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ये। जो नूपुर है तो नूपुर की तो शायद मैं जहाँ तक इसको समझ पा रहा हूँ एक मेहंदी आती है, ठीक है, जैस्मीन का तो ऑयल आता ही आता है, और साक्षी तो साक्षी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे बॉक्सिंग होती है तो वहाँ पे जो बीच में रेफरी होता है वो एक साक्षी के तौर पे माना जाता है, ठीक है। अगर कोई घटना हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो जो रेफरी होता है वही साक्षी होता है। तो ऐसे 1 से 2 बार आप इसको देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और जहाँ मैं जो ये आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये पीडीएफ है तो आप अपनी अपनी पीडीएफ में सिर्फ ये ट्रिक्स आप खाली लिखते चले जाओ, बाकी तो कंटेंट आपके सामने है ही, आपके पास ये ट्रिक्स रहेंगी तो आप दोबारा जब इसको रिवाइज करेंगे तो आपको मतलब सारी चीज़ें निश्चित है कि याद हो जाएंगी। किस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने फुटबॉल फॉर स्कूल के तहत 9.6 लाख फुटबॉल उपलब्ध करवाए, जिसे केंद्र सरकार बच्चों में बांट रही है? तो ये फीफा ने ही बंटवाए थे, ठीक है। अब केंद्र सरकार क्या होगा कि विद्यालय में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये फुटबॉल्स बांटेगी, तो वहाँ पे फुटबॉल कल्चर ग्रो होगा, बच्चों का उसमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, वो हेल्दी होंगे, है ना। तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं स्पोर्ट्स के। उज्बेकिस्तान कप मास्टर्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो इनका नाम है आर प्रज्ञानंद, प्रज्ञानंद, ठीक है। विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? देखिए
अगर आपको कहीं फायर वगैरह होगी, ठीक है, अगर कहीं फायर होगी तभी आप ठंड में जो है गुजार पाओगे रात, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया। इसके तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड भीतर शुरू होगा। इसमें देखिए क्या था ना कि जो स्पॉन्सरशिप करते थे जो लोग, जिन कंपनीज़ का ऐड वगैरह जो है आना होता था, तो उनका ऐड वगैरह नहीं आ पाता था। इसके चक्कर में ये लोग आपस में बातचीत करने लगते थे, ठीक है, तो जो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी कि हम कौन कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, हम कैसे एडवर्टीजमेंट दिखाएं। भाई जो कंपनी स्पॉन्सरशिप कर रही है, जो कंपनी पैसा लगा रहे हैं इतना इतना, तो उन कंपनीज़ का प्रचार करने के लिए एक अलग समय और तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं ना। तो टेस्ट क्रिकेट वगैरह होता है तो उसमें हालत ख़राब हो जाती है, ये लोग बड़ी बड़ी देर तक आपस में बात करते हैं, तो वो जो मैच होता है वो और लंबा खिंच जाता है। उससे क्या होता है, स्टेडियम में लोग नहीं आते हैं, वो बोर होने लगते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा था, कंपनियों का बहुत नुकसान हो रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए स्टॉप क्लॉक रूल लाया गया है और इसका समय क्या है, 60 सेकेंड। और जो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, मतलब 1 मिनट जो है बहुत रीजनेबल टाइम है एक ओवर के बाद। तो अगर कोई 1 मिनट से ज़्यादा का समय लेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा रन दिए जाएंगे पेनाल्टी के तौर पे दूसरी टीम को। कर्नाटक के मैंगलोर की रेमोना परेरा ने कितने घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये 170 घंटे। अब इसको कैसे याद किया जाए, तो देखो एक साथ, ठीक है, एक साथ जो है एक लंबे समय तक इन्होंने डांस किया गोल 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 घूम के, तो ये 170 आवर्स आपको याद रहेगा। जीडी बिरला मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये हैं वी नारायणन। तो देखिए आपकी मेमोरी में 24 घंटे किसको रहना चाहिए, भगवान नारायण को रहना चाहिए। तो आप जो है रोएंगे नहीं, ये इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो। किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ी संभावना है, प्रबल संभावना है कि ये प्रश्न आपको मिले, ये आपको एपीओ में प्रश्न मिल सकता है, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक। इनका क्या नाम है, इनका नाम है गीतांजलि श्री, बहुत जाना माना नाम है, किसी ट्रिक की ज़रूरत मोहताज नहीं है ये। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटीज़ मैजिक्स की बेस्ट मैजिक क्रिएटर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो इनका नाम है सुहानी शाह। तो इनकी भी आप बहुत रील्स देखते होंगे कि मतलब वायरल होती रहती हैं, ये भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है सुहानी शाह। यूनाइटेड नेशंस, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है सुहानी शाह के बारे में, तो आप यूट्यूब पे कुछ रील्स वगैरह देख सकते हैं इनकी। यूनाइटेड नेशंस नेल्सन रोली लाहला मंडेला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है बेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे, ठीक है, इनका नाम है रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे। अब इसको कैसे याद किया जाए, तो देखिए नेल्सन, इसमें सन की बात आ रही है ना, सन की बात आ रही है और ये मंडे की बात आ रही है। तो किसी का सन है, उसको मंडे को स्कूल जाना है, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको रेनॉल्ड्स का पेन चाहिए होगा, ठीक है। किस दिन चाहिए, ओ डे डे, मतलब किस दिन चाहिए, डे डे की बात हो रही है ना, तो मंडे को चाहिए। तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगा एग्ज़ाम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, तो ये धर्मेंद्र प्रधान हैं, इस समय शिक्षा मंत्री हैं, कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक का जिम्मेदार इनको मानते हुए इन्हीं के इस्तीफे की मांग कर रही है। सोनम वांगचुक जी इस समय लगातार वहाँ पे बैठे हुए हैं, कई सारे टीचर्स वहाँ पे गए हैं और बहुत कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये नहीं याद होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार की विजेता का नाम बताएं, तो इनका नाम है वर्षा देश पांडे। कैसे याद किया जाए, देखिए पॉपुलेशन, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लोग बरस पड़े, इतनी भीड़ हो गई, हम लोग कहते हैं ना कि लोग बरस पड़े, भीड़ ही भीड़ दिख रही थी, सिर्फ लोगों की क्राउड दिख रहा था, तो ऐसे बारिश जैसे होते हैं ना लोग, तो इनका क्या नाम है, वर्षा देश पांडे। नेक्स्ट,
किस देश ने जुलाई 2025 में पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस वेल्वेटिशिया वेल्वेटिशिया मिराबिलिस दिया? तो ये किस कंट्री ने दिया है? ये नामीबिया ने दिया है। वेल्वेटिशिया कैसे याद करवाया जाए? देखिए इनके नाम में देखिए क्या आ रहा है, इनके नाम में आ रहा है मीरा बिलिस, मतलब कि बिल्ली जैसा कुछ साउंड हो रहा है ना, तो कैसा अजीब सा नाम है ना, कैसा अजीब सा नाम है, मीरा और बिल्ली, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना सुन के। तो अगर ऐसा कुछ आता है मीरा बिलिस तो आप इसको याद रखना। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से जुलाई 2025 में सम्मानित किया गया? तो ये है ब्राज़ील। अब देखिए इसको कैसे याद किया जाए। इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है कॉलर, ठीक है, इसमें कॉलर वर्ड आ रहा है। और आपने देखा होगा कभी कभी लोग आपस में झील में, ठीक है, झील, तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। तो क्या होता है, झील में उत्साह में एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लेना, जहाँ पे आपको कॉलर दिखे वहाँ पे आप झील याद कर लेना, यानी कि उत्साह। पीएम मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति जॉन महामा ने वहाँ का नेशनल अवार्ड दिया? तो ये है घाना। अब इसको कैसे याद किया जाए घाना और जॉन महामा को? देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए, बहुत सारे लोगों को वैसे याद भी होगा, लेकिन जिनको नहीं याद है तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जहाँ पे मतलब माँ, जहाँ पे मतलब महान माएँ होंगी, तो वहाँ पे मतलब क्या होगा, वहाँ पे डेंसिटी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को मरने नहीं देंगी, तो उनके बच्चे बहुत ज़िंदा रहेंगे, तो बहुत सब घना घना होगा, है ना। तो जो घना वर्ड होता है उसको हम लोग डेंस बोलते हैं। तो माँ, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत डेंस हो जाएगा, घना हो जाएगा, तो घाना। नेक्स्ट, पीएम मोदी को जुलाई 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने वहाँ का अवार्ड दिया? तो ये है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो देखिए किसी को प्रसाद वगैरह दिया जाता है तो प्रसाद दिया जाता है तो दो बैग में दिया जाता है, टू बैगो मतलब 2 बैग्स में दिया जाता है प्रसाद, ठीक है। एक जो है अपने घर के लिए, और दूसरा होता है जब आप अपने नेबर्स वगैरह को, रिलेटिव्स वगैरह को बांटने के लिए। तो आप इसको याद रखना, त्रिनिदाद और टोबैगो हैं ये, और यहाँ की जो पीएम है कमला प्रसाद विशेषर हैं। किस प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री और पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को तमिल विक्की सूरन पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है वेदाचलम। तो देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो वेद वगैरह ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है, और उनको लगेगा कि नहीं वेद वगैरह जब वो पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते इतनी बार रिवाइज कर चुके होंगे, उनको लग रहा, उनके दिमाग पे सब चल रहा होगा, सारे जो वेद होंगे उनके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट, 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सम्मान के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो इनका नाम है दीपिका पादुकोण, ठीक है। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये हैं यंग हून किम। तो आईक्यू इनका ज़्यादा है क्योंकि ये यंग हैं, ठीक है, यंग। बस इतना पकड़ लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा आपका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई में जारी भारत की रैंक क्या है? तो ये जब हम लोग जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, जनवरी में भी आता है, जुलाई में भी आता है। तो जनवरी 2026 में जब हम लोग पढ़ेंगे तब उस समय देखेंगे। उस समय सबसे टॉप पे कौन था? तो उस समय सिंगापुर था सबसे टॉप पे। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग का सुपर स्वच्छ लीग 10 लाख प्लस आबादी वाला पॉपुलेशन कैटेगरी वाला जो पहला पुरस्कार दिया है, किसको दिया है? वो इंदौर को दिया है। आपको पता होगा लंबे समय से इंदौर ये रिकॉर्ड अपने नाम पे कर रहा है। यही पूछा है कि 3 से 10 लाख आबादी कैटेगरी में किसको मिला है? तो ये मिला है नोएडा को, यूपी का नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। अगला पूछा है 10 लाख प्लस आबादी श्रेणी में पहला पुरस्कार
स्वच्छ शहर, देखिए इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, ये सुपर स्वच्छ की बात हो रही है क्योंकि ये लंबे समय से इंदौर पा रहा है, ठीक है, मतलब इसका अपना दौर चल रहा है साफ सुथरा होने का, सुपर स्वच्छ, और ये है स्वच्छ। तो अब ये पहली पहली बार स्वच्छ हुआ है तो इनको अपने ऊपर अहम हो गया, इनको अपने ऊपर अहम हो गया। अहम का मतलब होता है घमंड, ठीक है, इनको अपने ऊपर घमंड हो गया, इनको ईगो हो गया। तो आप याद रखना कि पहली बार ये स्वच्छ हुए हैं 10 लाख प्लस आबादी में, तो इनको अपने ऊपर अहम हो गया। अहमदाबाद स्वच्छ सर्वेक्षण, अब इसमें 3 से 10 लाख आबादी में पूछा गया है, तो ये है मीरा भाईंदर, ठाणे महाराष्ट्र। बहुत मुश्किल है कि ये आए, लेकिन फिर भी आप देख लेना, अगर कोई अलग सा आता है 3 से 10 लाख रुपए, 3 से 10 लाख आबादी में स्वच्छ शहर, तो आप ये मीरा लगा देना, मीरा, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सब स्वच्छ क्लीनेस्ट गंगा सिटीज़ में किसको टॉप अवार्ड मिला है, तो ये प्रयागराज को मिला है। देखिए ये बेहद मतलब घटिया बात है, कुंभ हुआ था तो मतलब इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे चीज़ें देखने को मिली थी, और स्पेशली मैं तो गया भी था पर्सनली भी, वहाँ का पानी इतना अस्वच्छ था कि ये ज़बरदस्ती के लिए अवार्ड वगैरह दे दिया गया है, खाली यही कुंभ वगैरह को जस्टिफाई करने के लिए। इतने लोगों की मौतें हो गई थी, अरे इनको देना था तो ये हरिद्वार को देते, वाराणसी को देते, मतलब ये कहाँ से लॉजिक बन रहा है प्रयागराज का। तो ये वही बात है कि सरकार है तो कुछ भी करे अपनी इमेज को अच्छा बताने के लिए। बिहार का सबसे साफ शहर कौन सा है? पटना। ये भी बड़ी अजीब बात है, खैर चलिए, जो है वो है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में यूपी का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो ये है लखनऊ। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स यूनाइटेड नेशंस के अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक की शुरुआत तक 170 करोड़ पहुंचेगी और फिर धीरे धीरे घटने लगेगी, ठीक है। तो ये 2060 के दशक की बात हो रही है। कैसे याद किया जाए? देखिए, आप 60 की जब एज हो जाती है तो उसके बाद आपका शरीर धीरे 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 डिक्लाइन करने लगता है, फिर मतलब आप अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ने लगते हैं। जनरली एज ऑफ रिटायरमेंट भी यही है, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को छोड़ दिया जाए या अन्य कुछ उसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर 60 के आसपास देखने को मिलता है। तो ऐसे आप याद रखना 2060। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछ रहा है। तो ये 2 है, यानी कि एक महिला औसत 2 बच्चे पैदा करती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये पहले जो है शायद 2.1 था इससे पहले वाले साल में, और ऐसे ऐसे मतलब ज़्यादा था। जितना ये कम होता जा रहा है उतना भारत के लिए अच्छा है, बेहतर है। हल्क होगन का निधन हो गया है, वो किसके लिए जाने थे? हल्क आप समझ रहे होंगे, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, तो ये कुश्ती के लिए जाने जाते थे, रेसलिंग के लिए। ये पूछा गया है, मार्क्सवादी नेता वेल्लिका काथू शंकरन अच्युतानंदन का निधन हो गया है। मार्क्सवादी नेता वेल्लिका काथू शंकरन अच्युतानंदन का निधन हो गया है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये केरल के मुख्यमंत्री थे। विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर फौजा सिंह का निधन हो गया। कितने वर्ष के थे? 114 वर्ष के थे। अब इनकी भी आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, वीडियोस वगैरह देखे होंगे। 114 साल मतलब मायने रखता है अपने आप में। अभिनेत्री बी सरोजा देवी का निधन हो गया है। वो किस किस भाषाई सिनेमा से जुड़ी थी? तो ये कन्नड़ से भी जुड़ी थी, तमिल से भी जुड़ी थी, तेलुगु से भी जुड़ी थी, हिंदी से भी जुड़ी थी। आप इनकी फ़ोटो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, आपने इनको बहुत बार देखा होगा। कोटा श्रीनिवास राव का निधन हो गया है। वह इनमें से किस वजह से प्रसिद्ध थे? ये भी फिल्मों में एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध थे। साउथ इंडिया की जितनी भी आप मूवीज़ देखेंगे, आपको श्रीनिवास राव का मतलब आप ज़रूर एक बार देख लेना, तो आपको खुद मतलब समझ में आ जाएगा। आपने इनको लगभग हर फिल्म में देखा होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर बिस्मिल्लाह जान शिनवारी का निधन हो गया। वे किस देश से थे? तो ये अफ़गानिस्तान से थे। देखिए मुस्लिम नाम है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यही सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान वालों से सब अपनी अपनी जान छुड़ाते हैं, आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि अमेरिका भी जाके वहाँ मतलब जीत नहीं पाया फाइनली।
प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रुफाई का निधन हो गया। वह किस देश के लिए खेलते थे? तो ये नाइजीरिया के लिए खेलते थे। अब इसको कैसे याद रखा जाए कि पीटर, तो देखिए जिसको पीटता है कोई, ठीक है, तो वो जीता नहीं है। नाई जी, मतलब वो जीता नहीं है, ना जी। यहाँ देखिए ना पकड़ लीजिए इसमें, और ये जी पकड़ लीजिए, तो जिसको कोई पीट देता है वो कहाँ जी पाता है? ना जी। तो नाइजीरिया याद रखना। किस ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा पृथ्वी पर 50 लाख डॉलर में बिका? तो ये मंगल का था। तो ये मार्स से टूटकर धरती पर गिरा एक भारी मीटियोराइट था, तो उसकी करोड़ों में नीलामी हुई। कैसे याद रखा जाए? देखो मार्स का मतलब होता है एनर्जी, ये रेड प्लेनेट होता है। जैसे जब आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो मार्स होता है वो एनर्जी का सिंबल होता है। जैसे जितने भी मार्स एसेंडेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, ज़्यादातर आर्मी में होते हैं, ज़्यादातर पुलिस में होते हैं, डिफेंस में होते, मतलब इन्हीं सारे उसमें होते हैं। तो ऐसा ही प्लेनेट होगा जो वहाँ से धरती पे आ पाए, जिसके अंदर बहुत एनर्जी हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौटे? तो ये 20 दिन टोटल अंतरिक्ष में रहे। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि स्पेस स्टेशन पे कितने दिन बिताए, तो उन्होंने 18 दिन बिताए। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, 18 दिन कैसे और 20 दिन कैसे? तो एक दिन इनका जाने में लगा था, एक दिन आने में लगा था। तो ये दोनों जो दिन होते हैं इसको काउंट किया जाता है स्पेस में, अंतरिक्ष में। लेकिन अगर स्टेशन पे देखा जाए कितना दिन, तो स्टेशन पे 18 दिन। ठीक है, एक दिन आने का प्लस एक दिन जाने का, तो टोटल जो है 20 दिन। तो अगर स्टेशन पूछा जाए तो 18 दिन, और टोटल पूछा जाए स्पेस में तो ये है 20 दिन। शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इनमें से कौन से बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च किए हैं, जिनमें से जो टार्डिग्रेड बियर है उसका अध्ययन किया है। टार्डिग्रेड बियर क्या होता है ना, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं, वो ऐसे सामान्य आंखों से देखने पे नहीं दिखते हैं, हमें उसे सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि ये कई सालों से इनकी जो स्थिति है वो एक जैसी बनी हुई है, मतलब ये खत्म नहीं हुए। करोड़ों साल से, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से ये जीवित हैं, एज इट इज़ ये बने हुए हैं। तो ये अपनी इस भयानक रिजिलियंस पावर के कारण से इनको अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये पहला हो गया टार्डिग्रेड अध्ययन। दूसरा मायोजेनेसिस अध्ययन। तीसरा होता है मेंथी और मेघ के इसके मूंग के जो बीज हैं इनका वहाँ पे अंकुरित किया गया है इनको। साइनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म शैवाल, फसल के बीज उगाए, वायेजर डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क। जितने भी ऑप्शंस आएंगे आप सब पे वो कर देना, ठीक है। किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? असम। अब कहीं पे कोई देखेगा कि हाँ कोई मतलब हाथी की रक्षा कर रहा है कोई व्यक्ति या कोई छोटा सा बच्चा, तो आपके मुंह से खुद ही निकलेगा यार ऑसम। तो आप इसको याद रखना, असम। नेक्स्ट, बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति के तहत राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितना प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना अनिवार्य किया? तो ये 43.33। तो आप याद रखना कि ये मतलब 50% का टारगेट है इंडिया का। तो 50% से आप 5% घटा दो, राउंड फिगर में आप इसको 45 याद रखना, ठीक है। और देखिए ये तो नंबर भी इतना मतलब अपने आप में अच्छा है, 4, फिर उसमें से एक घटा दो 3, फिर इसी को आप लगातार लिखते चले जाओ। और इसमें दो जो 45 के करीब है उसके पास में एक आप यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, दशमलव लगा दीजिए, तो इतना मतलब अच्छा नंबर है ये, वैसे याद हो जाएगा आपको। सी फ्लड प्रणाली क्या है? तो ये है यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम है, यानी कि एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। जैसे बाढ़ के खतरे को पहले से लोगों को बता देगी तो लोग वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो उससे उनका बचाव हो पाएगा। परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कब से अनिवार्य करने का फैसला किया है? तो पहला महीना उठा लीजिए जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। तो ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है? तो ये ब्रेक ऐसे लगता है जैसे आप अपने हाथ से ब्रेक लगाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर लगाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो इतनी तेज़ जो है ब्रेक लगेगा और छूटेगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ब्रेकिंग सिस्टम लग जाएगा तो एक्सीडेंट्स में कमी आ जाएगी। तो ये सिस्टम लगाया क्यों गया? क्योंकि भारत इस समय जितने मतलब युवा हैं उनकी मृत्यु भारत में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए ऐसी चीज़ें अपनाई जा रही हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान स्थापित करने का फैसला किया? आलू कैसे पकता है भाई?
आलू पकाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? आग। आग से आगरा। नेक्स्ट, किस देश ने यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की? किसी भी उससे संगठन से या इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से निकलने की बात होगी, एक ऑप्शन लगा के चले आना आँख बंद करके, यूएसए। पिछले 2-3 साल से 4 साल से यूएसए लगातार ये काम कर रहा है, क्योंकि ये पैसे अपने नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, और किसी भी एजेंसी या इंस्टीट्यूट उसमें ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए हर देश को पैसा देना पड़ता है। जो देश जितना अमीर है उसकी जितनी जीडीपी है उसी के अनुपात में देना पड़ता है, तो जो अमीर देश हैं वैसी चीज़ों से बचते हैं। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो ये है आईएमएफ। किस इंटरनेशनल कोर्ट ने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया है। क्यों किया है? ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर के किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश से महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने की अपील का प्रस्ताव पारित किया, जिसकी वोटिंग से भारत अनुपस्थित रहा? तो ये अफगानिस्तान है। आपको पता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में मतलब वीमेंस की बहुत बुरी हालत है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी? भारत के पास होगी। कैसे याद किया जाए? देखिए, जो ब्रिक्स होती हैं बहुत भारी होती हैं, तो भार से भारत याद रखना। ब्राज़ील में आयोजित हुए 17वें ब्रिक्स समिट की थीम बताएं। इसका थीम है अधिक समावेशी, यानी मोर सस्टेनेबल, टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। मतलब जो भी दक्षिणी देश हैं तो उनके मतलब सहयोग को आपस में और मजबूत करना, जो साउथ वाले नेशंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले किन 2 देशों ने न्यू डेवलपमेंट की सदस्यता ग्रहण की? तो ये हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अब बैंक में कौन जाएगा? उज्बेकिस्तान। इसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है ना, जुबे, मतलब जेब, तो मतलब जिसकी जेब में पैसे होंगे वो बैंक जाएगा। बैंक में जाएगा, पैसे वैसे निकालेगा तो कॉल आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखना, या फिर आप इसको ऐसे याद कर लेना, ब्रिक्स, उसको ब्रिक्स लेनी थी। ठीक है, तो उसका कॉल आया ब्रिक्स वाले का कि भाई आ जाइए, आपको ब्रिक्स हम दे देंगे। तो वो कहाँ जाएगा? अपनी जेब में पैसे लेने जाएगा। ठीक है, कहाँ लेने जाएगा? बैंक जाएगा। तो ये बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये कॉल, जेब और ये ब्रिक्स, ये चारों चीज़ें आप रिलेट करके आप ये नाम याद कर सकते हैं। अगर आपको वैसे याद हो जा रहा है कोलंबिया उज्बेकिस्तान तो और अच्छा है। COP30 किस देश में नवंबर 2025 में आयोजित होगा? तो ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है। इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो स्टेप्स लिए जाते हैं या जो स्टेप्स लिए जाने होते हैं उससे संबंधित यहाँ पे विचार लोग अपने अपने देश मतलब लोग प्रस्तुत करते हैं। तो ये है बेलेम, ब्राज़ील। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि हर बार बहुत उत्साह के साथ लोग मिलते हैं और एनवायरनमेंट को लेकर के कुछ नहीं होता है। हर बार किसी न किसी कारण से कभी कोई देश बाहर निकल जाता है और कभी कुछ और हो जाता है, और फाइनली कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। अभी आप देखिए यूरोप में कितने सारे लोग मर रहे हैं, सिर्फ उनको पसीना आया उसकी वजह से मरने लगे। इंडिया की स्थिति की वो देखें तो उनको समझ में आएगा। भारत ने किस वर्ष के लिए 33वें यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की उम्मीदवारी का दावा किया है, जिसका स्वागत ब्रिक्स समिट में हुआ है? तो 2026 में 2028 में भारत ने इस उम्मीदवारी का दावा किया, इसका उम्मीदवारी का दावा किया है। तो 2028 में भारत इसका वो बनेगा। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको मिला करेगा भविष्य में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जुलाई 2025 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है? तो ये है पाकिस्तान, 1 महीने के लिए। हंसी नहीं आ रही ये पढ़ के? चलिए, बहुत इसमें कुछ बताया नहीं जाएगा। नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नीदरलैंड में। अब देखिए, कोई व्यक्ति नाटा है
तो उसको बहुत ज़्यादा लैंड थोड़ी चाहिए होगा, नीदरलैंड, नीदर प्लस लैंड, तो उसको बहुत ज़्यादा लैंड नहीं चाहिए होगा कोई व्यक्ति जो नाटा है। नेक्स्ट, नाटो समिट ने ये पूछ रहा है कि मतलब अब ये लोग अगले 10 साल में अपना रक्षा बजट, डिफेंस बजट अपना बढ़ाएंगे तो अपने जीडीपी का कितना परसेंट ये करेंगे, तो ये अपने जीडीपी का 5% करेंगे। मान लीजिए कि किसी देश में 100 रुपया आ रहा है तो अपने डिफेंस बजट 5% देगा नाटो में। मैंने अभी आपको बताया था ना कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वहाँ पे मतलब पैसे देने पड़ते हैं काफ़ी, इसीलिए अमेरिका इन चीज़ों से बचता है, मतलब बच रहा है, बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। दुनिया में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए नाटो देशों ने, अच्छा ठीक है, ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अगला देखते हैं। किस शहर और देश में G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पे हिस्सा लिया है? तो इसका आंसर है कनानास्किस, कनाडा। तो देखिए ये कनाडा की बहुत सुरक्षित जगह है, पहाड़ों के बीच में स्थित है, और ऐसे समिट्स के लिए, G7 जैसे समिट्स हैं या ऐसे किसी भी समिट्स के लिए ऐसे कोई सुरक्षित जगह को चुना जाता है जहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत कम प्रबंध में बहुत अधिक से अधिक सुरक्षा व्यवस्थाएं की व्यवस्था हो सके। तो ये है कनानास्किस, कनाडा। नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? तो ये है फ्रांस। तो देखिए एफ से फ्रांस, एफ से फिलिस्तीन, भाई एफ को एफ दिखा तो उसने कहा कि नहीं नहीं ये तो भाई है अपना, ठीक। किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पे हिस्सा लिया है? तो मालदीव जैसा देश ही बुलाएगा भाई हम लोगों को फिलहाल तो। किस पड़ोसी देश में भारत के सहयोग से वहाँ के रक्षा मंत्रालय भवन बना जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से किया? तो यहीं गए थे तो यहीं पे अपना इन्होंने सारा काम किया मालदीव में। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान मालदीव को कितने रुपए की ऋण सहायता दी गई? भाई मालदीव ने इतने सम्मान से बुलाया तो कुछ तो सहायता देनी होगी। तो ये 4,850 करोड़ रुपए इनको ऋण के तौर पे दिए गए और इनके साथ 8 समझौते हुए। ठीक है, तो आप याद रखना, जैसे 50 काफ़ी कॉमन नंबर होता है, ठीक है, तो ये लास्ट में 50 आ रहा है और उसके पहले भी देखिए 48 आ रहा है, मतलब ये भी 50 के काफ़ी करीब ही है। तो एक से दो बार आप देखेंगे तो आपको शायद याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पीएम और मालदीव राष्ट्रपति दोनों के राजनयिक संबंध की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक टिकट जारी किया गया था? तो ये 60वीं वर्षगांठ है। साउथ ईस्ट एशिया के किन दो देशों किस बॉर्डर को लेकर के संघर्ष हिंसक हो गया और एक दूसरे पर रॉकेट और बम गिराए? तो थाईलैंड और कंबोडिया, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चला आ रहा था लंबे समय से। नेक्स्ट, किस हिंदू मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद ने हिंसक सैन्य संघर्ष का रूप ले लिया? तो ये है प्रीति विहार मंदिर और तामुएन थॉम मंदिर। प्रीति विहार और तामुएन थॉम मंदिर। भारत ने कितने वर्षों के बाद चीनी नागरिकों को जुलाई में टूरिस्ट वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया? तो ये 5 वर्षों के बाद। कैसे याद किया जाए? देखिए चाइना में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिए। और दूसरी चीज़, कोई भी पॉलिसी या कुछ भी बनता है तो ज़्यादातर 5 साल के लिए होता है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 5 साल के लिए, मतलब जो भी चीज़ें होती है 5 साल का समय एक मतलब रीज़नेबल टाइम माना जाता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को सोचने विचारने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए, नीतियों को लागू करने के लिए। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की न्यूनतम उम्र 16 साल कर दी गई है? तो ये है ब्रिटेन। अब इसको कैसे याद किया जाए? देखिए 16 साल वोट देने की वो कर दी गई है। अब क्या है, क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग देना है समय से बहुत पहले। ब्रिटेन, ठीक है, तो आप ट्रेन से ट्रेनिंग रिलेट कर लीजिए, उन लोगों को ट्रेनिंग देना है। और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 16 साल की एज में ही ये सब इतने ट्रेंड हो जाते हैं, तो इसलिए शायद ऐसा किया गया होगा। ऐसे इसको आप रिलेट कर लीजिए अपने तरीके से कुछ भी करके। नेक्स्ट, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है यूलिया स्विरिडेंको। नेक्स्ट, पहलगाम आतंकी हमले
हाँ, इनका नाम आपको याद करवा दिया जाए। देखिए, यूक्रेन में एक वर्ड आ रहा है ना, क्रेन। क्रेन आपने देखा हो ना, वो बड़े बड़े वो होते हैं सब, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खींचने के लिए, उठाने के लिए। तो उसमें कहते हैं ना लिया, मतलब गाड़ियाँ वगैरह उठा लिया, मतलब ले आया पीछे से। वो लोग बोलते हैं ना लिया ले आ ले आ, इस टाइप से। तो देखिए, क्रेन आ रहा है और लिया आ रहा है, तो मतलब क्रेन पे कोई चीज़ ले आते हैं ना हम लोग उठा के, या गाड़ियाँ वगैरह खींच ले जाते हैं लोग जब आप गलत जगह पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को यूएसए ने विदेशी आतंकवादी संगठन यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया? तो इसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। नेक्स्ट, यूएसए ने लंबे समय बाद किस गैर नाटो देश को फिर से हथियार भेजने का फैसला किया और नाटो इन हथियारों का पूरा खर्च देगा? तो ये है यूक्रेन। आपको पता है रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा था। यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बन गया है? तो ये है बुल्गारिया। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अमेरिका जिसके खिलाफ होता है, रूस उसके फेवर में आ जाता है, और क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता कौन दे रहा है? रूस। भारत का इसमें क्या रुख है? तो भारत अभी न्यूट्रल है, कोई भी ऐसी वोटिंग होती है तो भारत उससे उस वोटिंग में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो इनका नाम है जेनिफर मेरलिंग्स साइमंस। तो अब आप देखिए, इसमें आ रहा है सूरीनाम में, नाम आ रहा है वर्ड, है ना, और सूरी मतलब सुरीला। तो जेनिफर, जेनिफर कौन है? जेनिफर आपको पता होगा, एक सिंगर हैं। ठीक है, और नाम भी आप देखिए, जैसे नाम से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे किसी का नाम सुन के आपको उसका जेंडर पता चल जाता है ना, कि उसका मतलब क्या लिंग है, उसका जेंडर क्या है, वो मेल है कि फीमेल है। भाई अब किसी का नाम मान लीजिए लड़की, मान लीजिए किसी का नाम पूजा है, या किसी का नाम मान लीजिए कि राहुल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इनके जेंडर का अंदाज़ा लग रहा होगा ना। तो ऐसे आप याद रखना कि सूरीनाम से आप याद रखना गिरलिंग्स, और ये जेनिफर, कुछ भी ऐसा आप याद रखना। सूरी से आप सुर याद रखना, जेनिफर के सुर मतलब बहुत अच्छे हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मशहूर अरबपति और टेक्नोलॉजी उद्यमी एंटरप्रेन्योर एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है? तो इनकी पार्टी है अमेरिका पार्टी। बहुत चर्चित मुद्दा है, मतलब पूरा विश्व इसकी चर्चा कर रहा है, तो बहुत इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। किस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जुलाई 2025 में वहाँ के प्रधानमंत्री शिनावात्रा को निलंबित किया है? तो ये है थाईलैंड। तो इनका नाम है पाइतोंग तार्न शिनावात्रा। तो ये थाईलैंड का है मामला। नेक्स्ट, किस देश में जून 2025 के सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीक़ों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया गया है, जबकि वहाँ की 70% आबादी मुस्लिम है? तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स को कोट न करना चाहिए अपने मेंस के आंसर में, अपने इंटरव्यू में। तो ये है कज़ाकिस्तान। और जब अब आप देखिए वहाँ पे मतलब कोई ऐसा विरोध नहीं हो रहा है इसको लेकर के। आरबीआई ने जून में 4 क्विंटल सोना खरीदा, जिससे इस महीने तक भारत का कुल स्वर्ण भंडार बढ़कर कितना हो गया है? तो 879.8 टन हो गया है। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत के किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक घोषित किया? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जुलाई 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसको CETA बोलते हैं। भारत और किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ TEPA यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा? तो ये 4 देश हैं, आइसलैंड है, लिक्टेनस्टाइन है, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है। तो इन चारों देशों के साथ ये लागू होगा। यूरोपियन यूनियन ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी वाडिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात में स्थित यह रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो ये नायरा एनर्जी लिमिटेड की है। यूरोपियन यूनियन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। UPI अपनाने वाला दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियन कंट्री कौन बना है? तो ये है त्रिनिदाद और टोबैगो।
अभी मैंने बताया था ना कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे, कमला प्रसाद विशेश्वर वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो ये वहाँ पे लागू हुआ है और ये 8वां देश बना है। यूनेस्को ने भारत के 44वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में किसे मान्यता दी है? तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले हैं। ये समुद्र के किनारे बने हुए किले हैं, समुद्र के एक मतलब आइलैंड पे बने हुए किले हैं। यहाँ से जो मराठा थे वो अंग्रेज़ों की मतलब निगरानी करते थे और एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है। और ये चीज़ें कैसे बनाई गई उस समय में, उस काल में कैसे पूरा प्रबंध हुआ, द्वीप पे इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतना सारा रॉ मटेरियल और इतने सारी चीज़ें, मतलब उस समय के कल्चर और इसके मतलब कल्चरल हेरिटेज को देखते हुए यूनेस्को ने इसको ये 44th हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज समिट ने अफ्रीका के किन धरोहर स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची से हटा लिया है? तो ये है अत्सी ननाना के वर्षावन जो कि मेडागास्कर में है, और अबू मेना मिस्र के, और घदामेस का ओल्ड टाउन जो कि लीबिया में है। ये 3 स्थल हैं। अजीब अजीब नाम हैं, आप इनको देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा पेपर में आसानी से। तो पहला देखिए, इसमें नाना की बात हो रही है, ठीक है, देखिए ध्यान से याद करवा देता हूँ। इसमें नाना की बात हो रही है, इसमें अब्बू की बात हो रही है, पापा की बात हो रही है, ठीक है। और नाना और अब्बू, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो मतलब आपको गधा बोलता होगा, तो गधा को मतलब आप गधा पढ़िए, ठीक है। और ओल्ड टाउन कौन लेके जाता है? नाना ही लेके जाते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, तीनों नाम। एशिया के सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला ये किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व में रह रही थी। कैसे याद किया जाए? आप जो पढ़ रहे हैं इस समय एक पन्ने पे ही तो पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। देखिए इसका सारा मतलब रीजंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये पीडीएफ मैंने आपको जैसे कि बताया है, लेने का तरीका इस वीडियो की शुरुआत में, आप इस नंबर पे मैसेज करके ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी सारे डेज जैसे देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स ये कब होता है? ये 29 जून को होता है, क्योंकि पहली बार स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, क्योंकि जो पहले सांख्यिकीविद थे पीसी महालनोबिस, इनका जन्म इसी दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि एस्टेरॉइड डे कब मनाया जाता है? 30 जून को। इसके पीछे भी देखिए कारण, एक भयानक क्षुद्र ग्रह जो है इसी दिन गिरा था, जिससे भारी तबाही हुई थी। इस चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए 30 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट कब मनाया जाता है? ये भी 30 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम देख लीजिए क्या है, लैंगिक समानता प्राप्त करना, कार्रवाई दर कार्रवाई, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई। खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई। विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 2 जुलाई को मनाया जाता है। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है इंटरनेशनल? तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जुलाई के पहले शनिवार को। इसकी देखिए थीम भी यहाँ पे दी हुई है, सहकारिता, बेहतर विश्व के लिए समावेशी और टिकाऊ समाधान को आगे बढ़ाना। विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक क्षमा दिवस, ग्लोबल फॉरगिवनेस, तो ये मनाया जाता है, फॉरगिवनेस डे 7 जुलाई को मनाया जाता है। कैसे याद रखा जाए? देखिए हफ्ते के 7वें दिन तक आप जो है चीज़ों को भूल जाते हैं, जो चीज़ पहले दिन हुई होती है हफ्ता बीतते बीतते आपको भूल जाता है, आपको लगता है छोड़ो यार, माफ़ कर देते हैं सामने वाले को। चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। जब आपने उसको माफ़ कर दिया तो आप 7th डे उसको चॉकलेट दे देंगे या उससे चॉकलेट आप ले लेंगे। फ़िश फार्मर्स कब मनाया जाता है? तो देखिए क्या होता है, 10 जुलाई को। तो ये एक ऐसे समझ लीजिए कि भाला टाइप का है, कांटा टाइप का है, और नीचे ये फ़िश है गोल गोल, है ना। तो आप ऐसे ही तो फ़िश को मारा जाता था पहले के समय में। तो आप देखिए ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, ये आपका मारने वाला हो गया और ये फ़िश हो गई। तो 1 10 आप ऐसे याद रखिएगा। जनसंख्या दिवस, जनसंख्या बढ़ाने के लिए 1 और 1 2 लोग चाहिए, 11 जुलाई।
विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। युवा क्या होता है? युवा हमेशा लोगों को धमकी देता है कि एक हाथ मारेंगे। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 5 उंगलियां होती है ना। तो जो युवा लोग होते हैं ज़्यादातर लोगों को धमकी देते रहते हैं, एक पंच मारेंगे, एक हाथ मारेंगे। तो 1 5 जुलाई युवा से याद रखना युवा कौशल। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक जो युवा होता है उसके हाथ में ही उसका स्किल होता है, उसका जो स्किल होता है उसके हाथ में ही होगा। तो आप ऐसे याद रखना 1 और 5। विश्व प्लास्टिक सर्जरी कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। भाई कोई आपको एक हाथ मार देगा मुंह पे खींच के ऐसे बंद करके, एक पंच मार देगा। जैसे आप जब ऐसे आप मुट्ठी बांधते हैं, ऐसे बनाते हैं किसी को मारने के लिए, उसको पंच बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो 1 और 5 कोई मार देगा तो आपको फिर प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी अपने फेस में। और ज़्यादातर इसमें जुलाई कैसे याद रखें? हाँ, तो जैसे ज़्यादातर जो फाइट्स होती हैं स्कूल में ही होती हैं दोनों बच्चों के बीच में। स्कूल कब खुलते हैं? 1 जुलाई से खुलते हैं। तो आप ये सारे मतलब जो मंथ्स हैं ये आपको जुलाई में याद रखना, ठीक है। युद्ध की स्किल वाली बात मैंने आपको बताया था कि जो युद्ध को स्किल कहाँ पे सिखाया जाता है? स्कूल में ही सिखाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का क्या मतलब है? जैसे एक साथ, ठीक है, एक साथ जो है जब पूरी दुनिया आती है तभी तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय माना जाएगा ना। इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया एक साथ आ रही है ना। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। तो जब किसी का जो सन है, नेल्सन में देखिए वर्ड आ रहा ना सन, तो ये 18 साल का किसी का बेटा हो जाता है तभी उसको माना जाता है कि भाई इस पर जिम्मेदारियाँ दे दी जाएँ। तो सन को आप रिलेट करते हैं, मतलब लोग इंतज़ार करते हैं कि मेरा बेटा 18 साल का हो जाए। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। इसको आप पीस से रिलेट कर लीजिए। जहाँ पे चेस वगैरह होता है आपने देखा होगा, मतलब बिल्कुल एकदम पीस होता है, पीस से आप 20 को रिलेट कर लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई। आपको पता होगा 22 जुलाई 1947 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तिरंगे को नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे पच्चीस से आप याद रखिएगा पर्ची, ठीक है। तो जब आपके पास पर्ची वगैरह कटवा लेते हैं आप कोई मतलब प्रॉपर किसी भी चीज़ की, तो जब आप कहीं जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ा खतरा हो, कुछ भी हो, तो आपके पास एक इंश्योरेंस टाइप का रहता है, ठीक है। आपके पास एक इंश्योरेंस टाइप का रहता है, तो इसलिए कहीं पे भी ऐसा कुछ होगा ना, तो ड्राउनिंग प्रिवेंशन से रिलेटेड कोई बात आएगी तो आप याद रखना कि मतलब आपके पास वहाँ की पर्ची ज़रूर होनी चाहिए 25, ठीक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कोई मतलब बच्चे को ये बात मालूम होनी चाहिए, 26 जुलाई 1999 की तारीख। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो इकोसिस्टम है के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्योंकि इस समय 26 जुलाई को इक्वाडोर में मैंग्रोव जंगल काटने से बचाने के लिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिससे कि पूरे विश्व को मैसेज मिला था। प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस डे ये भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होगा, सेंट पीटर्सबर्ग वाली नहीं पता है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा PDF लेके। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आपको पता है कि 1 जुलाई को आप एडमिशन लेते हैं और 30 जुलाई तक मतलब महीना बीतते बीतते आपका तय हो जाता है कि कौन आपका यहाँ पे मित्र बनेगा स्कूल में, ठीक है, जुलाई में ही। और उसी समय जैसे स्कूल खुलता है तो 30 जुलाई तक जो ये तस्करी करने वाले होते हैं कि कौन से बच्चों को उठाना है, क्या करना है, ये लोग शुरुआत में ही डिसाइड कर लेते हैं, देख के, ऑब्ज़र्व करके, यहाँ वहाँ से रेकी करके। इस तरीके से ये करंट अफेयर्स ख़त्म हुए और हम लोग अगला वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मैं दूंगा। और 15 जुलाई तक अगर आप लगातार, और आपको देखिए निराश होने की, डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग तय कर लेते हैं कि नहीं मैं तो मतलब नहीं पढ़ूंगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले। यार कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप एक वीडियो देख ले रहे हो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, अगर आपने साल भर पढ़ाई किया तो आपको सब कुछ तैयार होगा। तो आप उसको बचाने के लिए आप ये सोचो कि नहीं पढ़ेंगे। अब आपने नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स अच्छे से तो आप दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह ना कि मेंटल बैरियर्स नहीं बनाने चाहिए, और आपने बना भी लिए तो उनको मानना नहीं चाहिए। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए आखिरी समय में,
और आपको प्रश्न यहाँ से मिलेंगे निश्चित तौर पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।